गांव की सुबह हमेशा शांत और सुकून से भरी होती है। खेतों पर ओस की बूंदें चमकती थीं और दूर कहीं बैलों की घंटियों की आवाज सुनाई देती थी। उसी गांव में एक घर था जहां रहते थे किसान धर्मपाल, उनकी पत्नी रिद्धि और उनकी 14 साल की बेटी मृदुला। घर में किसी चीज की बहुत कमी नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से एक चिंता उस घर की खुशियों पर भारी पड़ रही थी। रिद्धि की बीमारी। रिद्धि अक्सर कमजोर रहती थी, कभी बुखार, कभी सिर दर्द, कभी पूरे शरीर में दर्द। इसलिए घर का बहुत सा काम अब मृदुला संभालने लगी थी। एक सुबह रिद्धि खाट पर लेटी थी और मृदुला रसोई में काम कर रही थी। मृदुला बेटा, जरा इधर आओ ना। आ रही हूँ माँ, बस 2 मिनट, बस थोड़ा काम और कर आती हूँ। आप ठीक हो ना? हाँ बेटा, आराम से आना। थोड़ी देर बाद वो अपनी माँ के पास आकर बैठ जाती है। क्या हुआ माँ, फिर से दर्द हो रहा है क्या? आपको कितनी बार कहा है कि उठकर काम मत किया करो, आप बस आराम किया करो, बाकी सब मैं कर लूंगी। अरे पगली, हर बार दर्द ही नहीं होता। कभी कभी तो बस तुझसे बात करने का मन करता है। सुबह से देख रही हूँ तू अकेली ही पूरे घर का काम कर रही है। रसोई, पानी, झाड़ू, आंगन। मुझे अच्छा नहीं लगता बेटा। इतनी छोटी सी उम्र में तुझे इतना सब करना पड़ रहा है। माँ, आप भी ना हर बार यही बात कहती हो। अरे इसमें इतना सोचने की क्या बात है? जब आप ठीक हो जाओगी ना, तब हम दोनों मिलकर काम करेंगे। अभी आप बस आराम करो और जल्दी से ठीक हो जाओ, बस मुझे यही चाहिए। तू हमेशा ऐसे ही मुस्कुराकर बात टाल देती है, लेकिन सच बता, थकान नहीं होती क्या? नहीं होती, सच बोल रही हूँ। जब मैं आपको ऐसे मुस्कुराते हुए देखती हूँ ना, तो मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं लगती। मुझे लगता है जैसे मैं दुनिया का सबसे जरूरी काम कर रही हूँ, अपनी माँ का ख्याल रखना। भगवान ने मुझे कितनी अच्छी बेटी दी है। कभी कभी सोचती हूँ अगर तू ना होती तो मैं क्या करती। अच्छा बस भी करो माँ, आप फिर से भावुक हो रही हो। देखो अगर आप रोई ना, तो मैं भी रोने लगूंगी, और फिर खाना कौन बनाएगा? इतने में बाहर से आवाज आती है। अरे मृदुला बेटा, मैं खेत जा रहा हूँ। पिताजी आप बैठिए, मैं अभी नाश्ता लाती हूँ। नहीं बेटा, देर हो जाएगी, मैं खेत पर ही खा लूंगा। तू दोपहर में खाना लेकर आ जाना। ठीक है पिताजी, पर आप भी अपना ख्याल रखा करो। अरे वाह, अब मेरी बेटी मुझे समझाएगी। हाँ बिल्कुल समझाऊंगी, क्योंकि अगर आप बीमार पड़ गए ना, तो मुझे 2-2 लोगों की देखभाल करनी पड़ेगी। धर्मपाल हंसते हुए खेत की तरफ निकल जाते हैं। दिन धीरे धीरे बीतते जा रहे थे। रिद्धि की तबीयत कभी थोड़ी ठीक हो जाती तो कभी फिर बिगड़ जाती। एक शाम मृदुला अपनी माँ के पास बैठी थी। मृदुला, कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है। डर? किस बात का माँ? यही कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा और तुम्हारे पिताजी का क्या होगा? आपको कुछ नहीं होगा माँ, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। तू अभी बच्ची है बेटा। नहीं माँ, मैं बच्ची नहीं हूं, मैं आपकी बेटी हूं, और बेटी होने का मतलब सिर्फ प्यार लेना नहीं होता, कभी कभी जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है। भगवान करे तेरी जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे। उस रात घर में अजीब सी घबराहट फैली हुई थी। रिद्धि की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। सांस तेज चल रही थी और चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। मृदुला घबराकर बार बार अपनी माँ के पास बैठ जाती और कभी उनके सिर पर पानी की पट्टी रखती तो कभी उनका हाथ पकड़कर पूछती कि अब कैसा लग रहा है। धर्मपाल भी बहुत परेशान थे। उन्होंने तुरंत गांव के वैद्य को बुलवाया। कुछ देर बाद वैद्य जी आ गए। उन्होंने नब्ज देखी, दवा दी और थोड़ा सोचकर बोले, घबराने की बात नहीं है, पर कमजोरी बहुत बढ़ गई है। आज रात इन्हें पूरा आराम करने दीजिए। दवा समय पर देते रहना, सुबह तक हालत संभल जानी चाहिए। ये सुनकर धर्मपाल और मृदुला को थोड़ी राहत मिली। वैद्य के जाने के बाद मृदुला अपनी माँ के सिरहाने बैठी रही। माँ, अब कैसा लग रहा है? थोड़ा आराम मिला क्या? आप हमें कितना डरा देती हो, मैं तो सच में घबरा गई थी। मैं ठीक हूँ बेटा, तू इतनी चिंता मत किया कर। देख तो, तेरी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए हैं, पता नहीं कब से ठीक से सोई भी नहीं होगी। अरे माँ,
मुझे कुछ नहीं हुआ। आप ठीक हो जाओ बस। जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बेटा, तू थोड़ी देर आराम कर ले। मैं बैठा हूं तेरी माँ के पास। नहीं पिताजी, मुझे नींद नहीं आ रही। मैं यहीं बैठी रहूंगी। रात धीरे धीरे बीतती रही। दवा का असर हुआ और आधी रात के बाद रिद्धि की तबीयत थोड़ी संभलने लगी। सुबह जब सूरज निकला तो उनकी हालत पिछली रात से बेहतर थी। धर्मपाल ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसी समय उन्होंने कहा, मृदुला बेटा, मुझे आज खेत जाना पड़ेगा। मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा, पर काम बहुत जरूरी है। अगर आज नहीं गया तो फसल का नुकसान हो जाएगा। पिताजी, अगर आपका मन नहीं है तो मत जाइए। काम बाद में भी हो सकता है। नहीं बेटा, जाना तो पड़ेगा, पर तू चिंता मत कर। दोपहर तक लौट आऊंगा। हाँ मृदुला, तेरे पिताजी सही कह रहे हैं। खेत का काम भी जरूरी है। मैं अब पहले से ठीक महसूस कर रही हूँ। धर्मपाल उठकर जाने लगे। मृदुला ने देखा कि उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। पिताजी, आप बिना खाए ही जा रहे हो? अभी भूख नहीं है बेटा, तू बाद में खाना लेकर खेत पर आ जाना। ठीक है पिताजी, पर आप खाना जरूर खा लेना। धर्मपाल खेत की तरफ निकल जाते हैं। दोपहर होने लगती है। मृदुला रसोई में खाना बना रही थी। बीच बीच में वो अपनी माँ के पास जाकर पूछती, माँ, अब कैसी तबीयत है? चक्कर तो नहीं आ रहा? अगर कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे तुरंत बताना। मैं ठीक हूँ बेटा, तू इतनी चिंता मत किया कर। जा, अब खाना ले जाकर अपने पिताजी को दिया। उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। मृदुला थाली तैयार करने लगती है। फिर वो अपनी माँ के पास आकर बैठ जाती है। माँ, मैं जल्दी ही लौट आऊंगी। बस खाना देकर तुरंत वापस आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, पर जल्दी आ जाना। अरे माँ, आप हर बार यही कहती हो, जल्दी आ जाना, जैसे मैं बहुत दूर जा रही हूँ। पता नहीं क्यों, बस मन करता है कि तू जल्दी वापस आ जाए। ठीक है, मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगी। मृदुला खाना लेकर खेत की तरफ निकल जाती है। खेत ज्यादा दूर नहीं था। कुछ देर बाद वो वहां पहुंच जाती है। धर्मपाल खेत में काम कर रहे थे। मृदुला ने आवाज लगाई, पिताजी, अरे मेरी बिटिया आ गई। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा, जल्दी से खाना खा लीजिए। और तेरी माँ कैसी है? अब ठीक लग रही थी, मैंने दवा भी दे दी है। पिताजी, मैं चलती हूँ, माँ अकेली है। ठीक है बेटा, संभल कर जाना। मृदुला जल्दी जल्दी घर की तरफ लौटने लगती है। उसके मन में बस एक ही बात थी, माँ के पास जल्दी पहुंचना है। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर जाती है, उसे अजीब सी खामोशी महसूस होती है। वो जल्दी से कमरे में जाती है। माँ, मैं आ गई। कोई जवाब नहीं। वो थोड़ा और पास जाती है। माँ, देखो मैं कितनी जल्दी लौट आई। फिर भी कोई आवाज नहीं। वो अपनी माँ को हल्के से हिलाती है और उसी पल उसे एहसास होता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। मृदुला की चीख पूरे घर में गूंज उठती है। माँ, उठो ना। माँ, मुझसे बात करो माँ। वो जोर जोर से रोने लगती है। उसकी आवाज सुनकर पड़ोस की एक औरत दौड़ कर आती है। क्या हुआ मृदुला, क्यों रो रही हो? लेकिन जैसे ही वो रिद्धि को देखती है, सब समझ जाती है। वो तुरंत मृदुला को गले लगा लेती है। बेटा, खुद को संभाल। लेकिन मृदुला बस रोती ही जा रही थी। कुछ ही देर में खबर पूरे गांव में फैल जाती है। धर्मपाल भी खेत से दौड़ते हुए घर आते हैं। जैसे ही उनकी नजर रिद्धि पर पड़ती है, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रिद्धि, तू मुझे छोड़कर कैसे चली गई? घर में मातम छा जाता है और फिर रिद्धि का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। रिद्धि के जाने के बाद उस घर की रौनक जैसे किसी ने छीन ली थी। वही आंगन, वही दीवारें, वही रसोई, पर अब सब कुछ बदल गया था। मृदुला पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। जो लड़की हमेशा मुस्कुराती रहती थी, हर समय अपनी माँ के पास बैठकर बातें करती थी, अब वही लड़की पूरे दिन चुप रहने लगी थी। धर्मपाल कई बार उससे बात करने की कोशिश करते,
एक दिन शाम को उन्होंने देखा कि मृदुला आंगन में अकेली बैठी जमीन को देख रही है। वे उसके पास आकर बैठ गए। मृदुला बेटा, कब तक ऐसे ही बैठी रहेगी? देख, मैं जानता हूं कि तेरी मां के जाने का दुख हम दोनों के लिए बहुत बड़ा है, पर बेटा अगर तू ही टूट जाएगी तो फिर मैं किसके सहारे खड़ा रहूंगा? तू तो हमेशा से मेरी सबसे हिम्मती बेटी रही है। वही मृदुला जो हर मुश्किल में मुस्कुराकर कहती थी कि पिताजी सब ठीक हो जाएगा। आज वही मेरी बेटी इतनी चुप क्यों हो गई है? तू ठीक से खाना भी नहीं खाती, किसी से बात भी नहीं करती, पूरे दिन बस यूं ही चुप रहती है। बेटा, तेरी मां भी नहीं चाहती होगी कि तू अपने आप को इस तरह खत्म कर ले। वो हमेशा कहती थी कि हमारी बेटी बहुत समझदार है, वो हर हाल में हमें संभाल लेगी। पिताजी, मैं कोशिश करती हूँ, सच में बहुत कोशिश करती हूँ कि सब पहले जैसा हो जाए, लेकिन जैसे ही माँ की याद आती है ना, सब कुछ फिर से टूट जाता है। मुझे हर जगह माँ ही दिखाई देती हैं, रसोई में, आंगन में, इस कमरे में। ऐसा लगता है जैसे अभी दरवाजे से आवाज आएगी कि मृदुला बेटा, जरा इधर आना। धर्मपाल उसकी बात सुनकर चुप हो जाते हैं। वे बस उसके सिर पर हाथ फेरते हैं, लेकिन मृदुला का दर्द कम नहीं होता। दिन बीतते जाते हैं, पर हालात वैसे ही बने रहते हैं। मृदुला पहले से भी ज्यादा चुप और अकेली हो गई थी। वो ठीक से खाती नहीं थी, किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। धर्मपाल उसे संभालने की कोशिश करते, पर जैसे मृदुला तक उनकी बातें पहुंचती ही नहीं थीं। और इसी तरह 3 महीने बीत गए, लेकिन इन 3 महीनों में भी उस घर का दुख कम नहीं हुआ था। एक रात मृदुला को अचानक प्यास लगी। वो पानी पीने के लिए उठी, तभी उसकी नजर कमरे की दीवार पर लगी अपनी मां की तस्वीर पर पड़ती है। और उस तस्वीर के सामने धर्मपाल खड़े थे। वे धीरे धीरे उस तस्वीर से बात कर रहे थे। मृदुला दरवाजे के पास ही रुक जाती है। धर्मपाल की आवाज कांप रही थी। तूने ये क्या किया? तू मुझे इस तरह अकेला छोड़कर कैसे चली गई? देखना, मैं कितना कोशिश करता हूं मजबूत बनने की, पर हर दिन मुझे लगता है जैसे मैं थोड़ा और टूट जाता हूं। घर पहले जैसा नहीं रहा। वो हंसी, वो बातें, वो सब कुछ जैसे तेरे साथ ही चला गया। थोड़ी देर वे चुप रहते हैं, फिर उनकी आवाज और भर जाती है। और हमारी मृदुला, वो भी पहले जैसी नहीं रही। पहले वो पूरे घर में हंसती रहती थी, हर समय तुझसे बातें करती रहती थी, मुझे डांटती थी कि पिताजी समय पर खाना खा लिया करो। आज वही लड़की दिन भर चुप रहती है। मैं उससे बात करने की कोशिश करता हूं, उसे समझाने की कोशिश करता हूं, पर मुझे लगता है जैसे मेरी कोई बात उसके दिल तक पहुंच ही नहीं रही। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। मैं अपनी बेटी को इस तरह टूटते हुए नहीं देख सकता, पर मैं उसे संभाल भी नहीं पा रहा। तू ही बता रिद्धि, अब मैं क्या करूं? काश तू थोड़ी देर और रुक जाती, कम से कम अपनी बेटी को तो संभाल लेती। दरवाजे के पीछे खड़ी मृदुला ये सब सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीरे से अपने कमरे में चली जाती है। उस रात वो बहुत रोती है, लेकिन इस बार उसके आंसू सिर्फ अपनी मां के लिए नहीं थे, अपने पिता के लिए भी थे। काफी देर तक रोने के बाद वो अपने आंसू पोंछती है और धीरे से खुद से कहती है, माँ, मैंने आपको खो दिया, ये सच है, और शायद इस दर्द के साथ मुझे पूरी जिंदगी जीना पड़ेगा। लेकिन आज पहली बार मुझे समझ आया है कि सिर्फ मैं ही नहीं टूटी हूं, पिताजी भी उतने ही टूटे हुए हैं। मैं तो अपने दुख में इतनी खो गई कि मैंने ये देखा ही नहीं कि पिताजी कितने अकेले हो गए हैं। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। मैं आपको खो चुकी हूं माँ, पर अब पिताजी को कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। चाहे मुझे कितना भी दर्द सहना पड़े, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, मैं इस घर को संभालूंगी, पिताजी का सहारा बनूंगी। माँ, ये एक बेटी का वादा है। अगली सुबह मृदुला जल्दी उठ जाती है। वो रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। धर्मपाल जब उठते हैं तो हैरान हो जाते हैं। अरे मृदुला,
तू इतनी सुबह उठ गई? बेटा तू आराम कर लेती, मैं खुद कुछ बना लेता। पिताजी, अब से आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, आज से आप बिना नाश्ता किए खेत नहीं जाओगे, चाहे कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो। आज मेरी बेटी फिर से लौट आई। उस दिन के बाद मृदुला ने सच में खुद को बदलने की कोशिश शुरू कर दी। अब वो पहले की तरह चुपचाप नहीं बैठती थी। सुबह जल्दी उठती, घर का काम करती, अपने पिताजी से बातें करती और कोशिश करती कि घर में फिर से वही पुरानी गर्माहट लौट आए। एक सुबह धर्मपाल खेत जाने के लिए तैयार हो रहे थे। मृदुला रसोई से आवाज लगाती है, पिताजी, आप फिर बिना नाश्ता किए जाने की सोच रहे हो क्या? देखो, मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि अब ऐसा नहीं चलेगा। आप चाहे जितने भी जल्दी में हो, बिना कुछ खाए घर से बाहर नहीं जाओगे। पहले आकर यहाँ बैठिए और आराम से खाना खाइए। अरे बेटा, तू भी ना। पहले तो तू मुझे कभी कुछ नहीं कहती थी और अब हर बात पर मुझे समझाने लगती है। पहले माँ थी ना पिताजी, वो आपको समझा देती थी। अब अगर मैं भी चुप रहूंगी तो फिर आपका ख्याल कौन रखेगा? इसलिए अब आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। ठीक है, आज से मैं अपनी बेटी की हर बात मानूंगा। मृदुला हल्की सी मुस्कुरा देती है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब उसकी दुनिया जैसे केवल उसके पिताजी तक ही सिमट गई थी। दिन भर वो घर के कामों में लगी रहती, कभी रसोई में, कभी आंगन में, कभी खेत के कामों में पिताजी की मदद करती। एक रात की बात है, घर में सन्नाटा था। मृदुला अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी थी और सामने दीवार पर लगी अपनी माँ की तस्वीर को देख रही थी। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, जैसे वो चुपचाप अपनी माँ से बातें कर रही हो। तभी धीरे से दरवाजा खुला और धर्मपाल अंदर आई। मृदुला, बेटा, कहाँ खो गई है? जी पिताजी, आप कब आए? अभी अभी आया हूं, पर लगता है मेरी बेटी किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं। आप बताइए, आपको भूख लगी है क्या? बस रोटियां बनानी बाकी हैं, अभी बना देती हूँ। नहीं बेटा, मुझे अभी भूख नहीं है। मैं तो बस थोड़ी देर तेरे पास बैठने आया था। अच्छा। वैसे तूने बताया नहीं, अभी किस सोच में खोई हुई थी? कुछ नहीं पिताजी, बस ऐसे ही। बेटा, मुझसे एक वादा करेगी? कैसा वादा पिताजी? यही कि तू मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाएगी। जैसे तू अपनी माँ को अपनी हर छोटी बड़ी बात बता दिया करती थी, वैसे ही मुझे भी बताया करेगी। शायद तुझे कभी एहसास नहीं हुआ, पर मैं भी तुझसे उतना ही प्यार करता हूं जितना तेरी माँ करती थी। बस मैं उसे शब्दों में कह नहीं पाता। बेटा, अभी तू अपनी माँ को ही याद कर रही थी ना? क्या मैं तेरे लिए इतना पराया हूं कि तू अपने दिल की बातें मुझसे भी ना कह सके? नहीं पिताजी, ऐसी बात नहीं है। मैं जानती हूँ कि आप मुझे बहुत प्यार करते हैं। बस कभी कभी माँ की बहुत याद आ जाती है, तब समझ नहीं आता कि किससे बात करूं। जब भी ऐसा लगे ना बेटा, तो समझ लेना कि तेरे पिताजी यहीं हैं, तेरी हर बात सुनने के लिए। मृदुला की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर हल्की सी शांति भी थी। उस रात के बाद सब कुछ धीरे धीरे फिर से सामान्य होने लगा। मृदुला घर के काम करती, पिताजी का ख्याल रखती और कोशिश करती कि घर में फिर से थोड़ी खुशियां लौट आएं। लेकिन गांव की दुनिया अलग होती है, वहां लोगों की नजरें और बातें कभी खत्म नहीं होती। एक दिन धर्मपाल चौपाल के पास से गुजर रहे थे। वहां कुछ लोग बैठे आपस में बात कर रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि धर्मपाल पास ही खड़े सब सुन रहे हैं। बेचारी बच्ची, माँ के जाने के बाद देखो कैसी हालत हो गई है उसकी। हाँ, इतनी छोटी उम्र में ही पूरा घर संभाल रही है, सुबह से शाम तक काम करती रहती है। और धर्मपाल भी क्या करे, खेतों में लगे रहते हैं। पर सच कहूं तो उस बच्ची की किस्मत ही खराब है। बिन माँ की लड़की की जिंदगी आसान नहीं होती। अभी काम करेगी, फिर कुछ साल बाद शादी कर देंगे, बस यही जिंदगी रह जाएगी उसकी। ये बातें सुनकर धर्मपाल के कदम जैसे वहीं रुक गए। उनके दिल में एक अजीब सा दर्द उठने लगा। वो चुपचाप घर लौट आए। उस रात उन्हें बिल्कुल नींद नहीं आई। वो बार बार अपनी बेटी के बारे में सोचते रहे। क्या सच में मेरी छोटी सी बेटी की जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी? मेरी वजह से मेरी बेटी को कितनी परेशानी हो रही है। भले ही वो बोलती नहीं, पर उसके शौक भी तो उन गांव की दूसरी बच्चियों के जैसे ही होंगे। खेलना, इधर उधर घूमना
और यहाँ मेरी बच्ची पूरा दिन अपनी माँ को याद करते हुए काम करती रहती है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उन्होंने मन ही मन फैसला कर लिया। अगली सुबह मृदुला रसोई में काम कर रही थी। धर्मपाल अंदर आए। बेटा, मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है। जी पिताजी, कहिए। अब से तू अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करेगी। पढ़ाई? लेकिन पिताजी, घर का काम कौन करेगा? आपका ख्याल कौन रखेगा? घर का काम मैं संभाल लूंगा, पर मैं अपनी बेटी की जिंदगी सिर्फ इन कामों में खत्म होते नहीं देख सकता। पर पिताजी। बेटा, पढ़ाई करेगी तो तेरा मन भी लगा रहेगा। हर समय तू अपनी माँ को याद करके उदास भी नहीं रहेगी। अगर आप चाहते हैं तो मैं पढ़ाई करूंगी। धर्मपाल की आंखों में खुशी आ गई। उस दिन के बाद मृदुला ने पढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन उसने घर के काम छोड़ नहीं दिए। वो सुबह बहुत जल्दी उठ जाती, आधे से ज्यादा काम कर लेती, पिताजी के लिए खाना बना देती और फिर स्कूल चली जाती। समय धीरे धीरे बीतता गया। देखते ही देखते कई साल गुजर गए। अब वही छोटी सी मृदुला 24 साल की हो चुकी थी। वो पहले से कहीं ज्यादा समझदार, जिम्मेदार और पढ़ी लिखी बन चुकी थी। एक दिन धर्मपाल ने उससे कहा, बेटा, अब मुझे लगता है कि मुझे तेरी शादी के बारे में भी सोचना चाहिए। नहीं पिताजी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। पगली, शादी का मतलब ये नहीं कि तू अपने पिताजी से दूर हो जाएगी। मैं बस चाहता हूं कि तेरी जिंदगी खुशियों से भरी रहे। काफी देर समझाने के बाद मृदुला मान गई। कुछ समय बाद धर्मपाल ने अपने एक पुराने दोस्त की बेटे से उसकी शादी कर दी। वो परिवार बहुत अच्छा और बहुत अमीर था। सब लोग मृदुला को बहुत प्यार करते थे। शादी के बाद मृदुला और उसके पति ने मिलकर व्यापार शुरू किया। दोनों मेहनती थे, इसलिए उनका काम बहुत तेजी से बढ़ने लगा। देखते ही देखते उनका छोटा सा काम बहुत बड़े व्यापार में बदल गया। एक रात मृदुला चुपचाप अपने कमरे में खड़ी कुछ सोच रही थी कि तभी वहां उसका पति आ जाता है। क्या हुआ? ऐसे इतनी चुप चुप क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ भी तो नहीं। आपको हमसे बातें छुपाने की जरूरत नहीं है। लगता है आप नहीं बताएंगी, पर मुझे पता है आप अपने पिता के बारे में सोचकर उदास थी ना। जिस पिता ने मुझे इतना प्यार किया, कभी मेरे चेहरे पर हल्की सी उदासी देख नहीं पाते थे। आज मैं उनसे इतनी दूर हूं कि ये तक देख नहीं पाती कि वो ठीक है भी या नहीं। क्या पता वो समय पर खाते भी होंगे या हैं। मैं तो यहाँ आप सबके साथ बातों में सब भूल जाती हूँ, पर पिताजी को वहां अकेले माँ की और मेरी कितनी याद आती होगी ना। आप इस तरह रोइए नहीं। उनकी तो जैसे पूरी दुनिया ही उनसे अलग हो गई हो। देखिए, रोने से तो कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने आपके लिए इतना सब किया, अब आपकी बारी है। मतलब? क्यों ना हम आपके पिताजी के लिए हमारे घर के पास वाला घर खरीद लें, ताकि वो हमेशा हमारे पास रह सके। मुझे पता है वो बेटी के घर में रहने में संकोच करेंगे, इसलिए अलग घर होगा तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। मृदुला की आंखों में आंसू आ गए। एक दिन मृदुला अचानक गांव आई। अरे बेटा, तू अचानक? पिताजी, मैं आपको लेने आई हूँ। लेने? कहाँ? शहर। मैंने और राघव जी ने अपने घर के बिल्कुल बगल वाला घर आपके लिए खरीद लिया है। अब आप भी हमारे पास ही रहोगे। बेटा, ये सब करने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी पिताजी, क्योंकि मैं अब भी वही बेटी हूँ जिसे आपने संभाला था। कुछ ही दिनों में धर्मपाल शहर आकर उसी घर में रहने लगे। एक रात मृदुला की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। माँ, जब आप मुझे छोड़कर गई थी ना, तब मुझे लगा था कि मेरी दुनिया खत्म हो गई। लेकिन पिताजी ने मुझे संभाल लिया। उन्होंने मुझे पढ़ाया, समझाया और जिंदगी जीना सिखाया। आज मेरे पास माँ जैसी सास है, इतने अच्छे ससुर हैं, इतना प्यार करने वाला पति है और दुनिया के सबसे अच्छे पिताजी हैं। माँ, आज मैं सच में बहुत खुश हूँ।